नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा विज्ञापित विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी हेतु सामान्य अध्ययन की कक्षाओं को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, पिछली क्लास में आपने सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में व संपूर्ण शिक्षण योजना के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। यदि आपने पिछले वीडियो को ना देखा हो तो जरूर देखिएगा। आज की इस क्लास में सामान्य अध्ययन की पाठ्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, जिसकी 6वीं इकाई है, जिसका नाम है भारतीय इतिहास एवं भूगोल। भारतीय इतिहास एवं भूगोल के अंतर्गत आपको 4 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला है भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं, दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से लेकर के 1950 तक, और तीसरा है ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं सौरमंडल, और चौथा भारत का सामान्य भूगोल। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में आप 5वीं यूनिट के अंतर्गत भारत के सामान्य भूगोल की शुरुआत कर रहे हैं। भारत के सामान्य भूगोल के अंतर्गत पहला चैप्टर है भारत का भौगोलिक परिचय। भारत के भौगोलिक परिचय की शुरुआत करने से पहले भारत के नामकरण के संबंध में जान लेना चाहिए, क्योंकि यहां से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो यह प्रश्न आपसे भी पूछे जा सकते हैं। तो भारत के नामकरण की बात करते हैं। पहला है उपमहाद्वीप। ब्रिटिश विद्वान केसी ने भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा प्रदान की है। विद्वान केसी का कहना है, भारत को उपमहाद्वीप कहने का उतना ही अधिकार है जितना कि यूरोप को। दोस्तों, भारत के विशालकाय क्षेत्र के कारण भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा प्रदान की गई है। अविभाजित भारत का क्षेत्रफल बहुत ही बड़ा था, इस कारण से ब्रिटिश लोगों ने इसको उपमहाद्वीप की संज्ञा प्रदान की। इसके बाद आर्यावर्त, उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर भारत का नाम आर्यावर्त पड़ा। इसके बाद भारत महाराज दुष्यंत व शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इसको भारतवर्ष कहा गया। इसके बाद हिंदुस्तान वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु नदी घाटी था, और जब फारस के लोगों ने, ईरान के लोगों ने उत्तरी पश्चिमी सीमा क्षेत्र से भारत पर आक्रमण किया, तो इन्होंने अपनी भाषा में सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा, फारस की भाषा में, ईरान की भाषा में, और ऐसा देश जहां पर हिंदू नदी प्रवाहित होती थी उसको इन्होंने हिंदुस्तान कहा। इसके बाद दोस्तों, बौद्ध काल में भारत जम्बू द्वीप के नाम से भी प्रसिद्ध रहा है। अब इन्हीं बातों को आप भारत के मानचित्र के अंतर्गत देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएंगी। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये भारत का उत्तरी पश्चिमी सीमा क्षेत्र है। तो यहाँ पर पहले हम उपमहाद्वीप की बात कर लेते हैं। जो अविभाजित भारत था उसमें पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है। इसके बाद अफगानिस्तान तक का क्षेत्रफल भारत के अंतर्गत शामिल था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इसके बाद यहाँ पर नेपाल भी भारत के अंतर्गत आता था, भूटान भी आता था, और ये बांग्लादेश भी भारत के अंतर्गत ही आता था। बांग्लादेश भी भारत के अंतर्गत आता था। इस प्रकार से भारत का क्षेत्रफल बहुत ही विशाल था। इस कारण से ब्रिटिश विद्वान ने भारत को उपमहाद्वीप कहा। ब्रिटिश विद्वान केसी ने भारत को उपमहाद्वीप कहा है, उसका कोई सकारात्मक कारण नहीं था। उन्होंने कहा यह उपमहाद्वीप है, इसको विभाजित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, तभी इस क्षेत्र का विकास किया जा सकता है। और इस प्रकार से उन्होंने अविभाजित भारत को, उपमहाद्वीप को बांटने का प्रयास किया, और अंततः भारत को कई भागों में, टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके ही उन्होंने विभाजित कर दिया। इसके बाद दोस्तों, अब बात करते हैं आर्यावर्त। तो आर्य लोग विद्वान मानते हैं, आर्य लोग भारत के मूल निवासी नहीं थे, वो लोग बाहर से आए थे। तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में ही पहले वो रहना शुरू किए, और धीरे धीरे ये पूरब की तरफ बढ़ते गए।
तो सर्वप्रथम आर्यों का जो निवास स्थान था उत्तरी पश्चिमी सीमा क्षेत्र था और यहाँ पर जो है उस टाइम पे सिंधु नदी प्रवाहित होती थी। तो आर्य लोगों के निवास स्थान के आधार पर भारत को आर्यावर्त कहा गया। इसके बाद आर्यों के सबसे शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर या फिर शकुंतला एवं दुष्यंत के पुत्र के नाम पर भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। अब बात करते हैं हिंदुस्तान की। तो दोस्तों भारत पर जो आक्रमण होते थे उत्तरी, यहाँ पर उत्तर में तो पूरा हिमालय खड़ा हुआ है और दक्षिण में दोनों तरफ सागर है। तो आक्रमण की अगर कोई जगह थी तो ये उत्तरी पश्चिमी सीमा क्षेत्र ही था। तो भारत में जो भी आक्रमण होते थे उत्तरी पश्चिमी सीमा क्षेत्र से होते थे। तो यहाँ पर फारस के लोगों ने, ईरान के लोगों ने भारत पर आक्रमण किया। उस टाइम पे क्या था, और आज भी यहाँ पर सिंधु नदी प्रवाहित होती है। सिंधु नदी, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, यहाँ पर जो है 5 नदियां प्रवाहित होती हैं। तो सिंधु नदी को यहाँ पर लोग रहते थे और इन्होंने आक्रमण किया तो इन्होंने सिंधु नदी को क्या कहा, हिंदू नदी। उन्होंने सिंधु नदी को अपनी भाषा में हिंदू नदी कहा और ऐसा देश जहां पर हिंदू नदी प्रवाहित होती थी उसको इन्होंने क्या कहा, हिंदुस्तान कहा। दोस्तों इसके बाद भारत पर यूनानी लोगों के आक्रमण हुए और यहाँ पर सिंधु नदी प्रवाहित होती थी। तो यूनानी लोगों ने सिंधु नदी को अपनी भाषा में क्या कहा, अपनी भाषा में इन्होंने सिंधु नदी को क्या कहा, सिंधु नदी को अपनी भाषा में इन्होंने कहा इंडस रिवर। क्या कहा, इंडस रिवर। और ऐसा क्षेत्र, ऐसा देश जहां पर इंडस रिवर प्रवाहित होती थी, इंडस रिवर प्रवाहित होती थी, उसको इन्होंने इंडिया नाम दिया है। ये प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है तो इसको अच्छे प्रकार से आप तैयार रखिएगा। इसके बाद बौद्ध काल में भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। तो ये थी भारत के नामकरण की महत्वपूर्ण बातें। इसके बाद दोस्तों भारत की आकृति की यदि हम बात करें तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत के मानचित्र पर आप देख रहे हैं उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम में यहाँ पर 4 कोण दिखाई दे रहे हैं। इस कारण से भारत की आकृति क्या है, चतुष्कोणीय है, क्योंकि यहाँ पर 4 कोण हैं। ठीक है, 4 कोण के कारण यहाँ पर भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है। इसके बाद अब हम भारत की स्थिति की बात करते हैं। दोस्तों जब हम किसी देश की स्थिति की बात करते हैं तो इसमें 2 प्रकार की स्थितियों की बात की जाती है। पहली भौगोलिक स्थिति और दूसरी होती है खगोलीय स्थिति। भौगोलिक स्थिति जब किसी देश की पर्वतों के संबंध में, पठारों के संबंध में, महाद्वीपीय संबंध में व सागरों के संबंध में स्थिति का अध्ययन करते हैं या फिर पड़ोसी देशों के संदर्भ में स्थिति का अध्ययन करते हैं तो इसको हम भौगोलिक स्थिति कहते हैं। और खगोलीय स्थिति के अंतर्गत अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति का अध्ययन किया जाता है। तो हम बात करते हैं पहले भौगोलिक स्थिति की। दोस्तों भौगोलिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो यह एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। तो आपकी जिम्मेदारी है, यदि मैं भारत का भूगोल आपको पढ़ा रहा हूं तो विश्व का मैप और भारत का मैप आप अपने पास लेकर के रखिए, तो उसमें आप देखते जाइएगा। इस प्रकार से एशिया महाद्वीप, ये मान लीजिए उदाहरण के तौर पर यदि मैं कहूँ ये पूरा एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप को 20 से आप डिवाइड कर दीजिए, उत्तरी भाग उत्तरी एशिया हो जाएगा और ये दक्षिणी एशिया हो जाएगा। तो जो भारत की स्थिति है यह एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। इसके बाद यह दक्षिणी एशिया के मध्यवर्ती भाग में स्थित दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा देश है। तो दक्षिणी एशिया के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पूरा दक्षिणी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। यहाँ पर पहला क्या है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इसके बाद यहाँ पर नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। इसके बाद दक्षिण में यदि हम देखें तो दक्षिण में यहाँ पर श्रीलंका है और इधर थोड़ा सा यहाँ पर मालदीव है। इन सब देशों को मिलाकर के इसको दक्षिणी एशिया के नाम से जाना जाता है। और भारत की स्थिति सबसे विशालकाय है और दक्षिणी एशिया के मध्यवर्ती देशों के बीच में स्थित है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण बात है, इसका नामकरण हिंद महासागर के नाम से जुड़ा हुआ है। इसके पूर्व में इंडो चीन प्रायद्वीप
व पश्चिम में अरब प्रायद्वीप स्थित है। दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसका नाम किसी महासागर के नाम से जुड़ा हुआ हो। भारत का जो नामकरण है हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर आप देख रहे हैं भारत के दक्षिणी भाग में हिंद महासागर फैला हुआ है। ये पूरा हिंद महासागर है। हिंद महासागर जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तीन तरफ से पानी से घिरे भाग को प्रायद्वीप कहते हैं, और जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ भाग होता है उसको द्वीप कहा जाता है। तो यहाँ पर इस मानचित्र में आप देख रहे हैं हिंद महासागर जो है भारत के प्रायद्वीपीय भाग को तीन तरफ से घेरे हुई है ना। यहाँ पर पूरब में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है। तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर फैला हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली महत्वपूर्ण बात है, अब हम ये थी भारत की भौगोलिक स्थिति। इसके बाद आती है खगोलीय स्थिति। जब हम खगोलीय स्थिति का अध्ययन करते हैं तो इसमें दो प्रकार की स्थितियों की बात करते हैं। पहली है अक्षांशीय स्थिति और दूसरी है देशांतरीय स्थिति। भारत की संदर्भ में हम दो प्रकार की अक्षांशीय स्थिति की बात करेंगे, एक मुख्य भूमि की अक्षांशीय स्थिति और दूसरी है संपूर्ण भूमि की अक्षांशीय स्थिति। तो पहले आप यहाँ पर थोड़ा सा जान लीजिए, इसके बाद अक्षांश और देशांतर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर भारत का जो मुख्य भूमि की अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है, और संपूर्ण भूमि की अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। जब आप अक्षांशीय स्थिति की बात करेंगे तो आप उत्तर या फिर दक्षिण में करेंगे, और जब देशांतरीय स्थिति की बात करेंगे तो पूर्व या पश्चिम में करेंगे। लेकिन अगर भारत के संदर्भ में देखूं तो भारत दक्षिणी अक्षांश में नहीं है, इसलिए भारत की जब भी बात की जाएगी अक्षांशीय स्थिति की तो उत्तरी अक्षांश होगा, और देशांतरीय स्थिति की जब भी बात की जाएगी वो पूर्वी देशांतर में होगा, क्योंकि भारत पश्चिमी देशांतर में स्थित नहीं है। पश्चिमी देशांतर से भारत का कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर अब आप इसको समझेंगे। भारत की मुख्य भूमि की अक्षांशीय स्थिति यहां पर आप देख रहे हैं, ये उत्तर में लद्दाख में इंदिरा काल है, ये यहां से शुरू करके इंदिरा काल तक ये मुख्य भूमि का है। तो भारत का मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है, यहाँ पर जो अंतिम दक्षिणी बिंदु है, यहाँ पर ये क्या है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी को कुमारी अंतरीप भी कहते हैं और केप को मोरिन भी कहते हैं। इसको आप अच्छे प्रकार से समझ लीजिए। भारत का जो अंतिम मुख्य भूमि का अंतिम दक्षिणी बिंदु है उसको कन्याकुमारी, कुमारी अंतरीप या फिर केप को मोरिन कहते हैं। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मुख्य भूमि का जो विस्तार है कन्याकुमारी से लेकर के उत्तर में इंदिरा काल तक है। इसके बाद यदि हम संपूर्ण भूमि की बात करें तो यहाँ पर हम द्वीपीय स्थितियों का भी अध्ययन करेंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ ये 0 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, और भूमध्य रेखा के उत्तर में भारत स्थित है। तो इसके ऊपर आप जाओगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अक्षांश, 4 डिग्री 5 डिग्री, और यहाँ पर आप 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक आ जाओगे। तो भारत की संपूर्ण भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर के उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच में है। तो यदि भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा जाता है तो इसका आंसर है कन्याकुमारी, और यदि संपूर्ण भूमि का अंतिम दक्षिणी बिंदु पूछा जाता है तो इसका आंसर है इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट या फिर लाही चिंग। इसके 4 नाम हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिया हुआ है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 2 पार्ट हैं। उत्तरी भाग अंडमान और दक्षिणी भाग निकोबार द्वीप है। तो निकोबार द्वीप का जो सबसे दक्षिणी द्वीप है उसको कहते हैं ग्रेट निकोबार। ये सबसे दक्षिणी द्वीप को ग्रेट निकोबार कहते हैं, और ग्रेट निकोबार का जो सबसे अंतिम बिंदु है इसी को कहते हैं इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, लाही चिंग। इस प्रकार से आप इनको याद रखेंगे।
तो ये भारत का मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार और संपूर्ण भूमि का अक्षांशीय विस्तार आपने देखा। अब भारत के अक्षांशीय विस्तार की यदि बात करें तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय अंतर 29 डिग्री 2 मिनट है तथा संपूर्ण भूमि का अक्षांशीय अंतर 31 डिग्री 2 मिनट है। यहाँ पर आप 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश घटा देंगे तो आपको ये अंतर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं भारत की देशांतरी स्थिति की। तो हमने पहले ही बता दिया है कि भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है, भारत का पश्चिमी देशांतर से कोई मतलब नहीं है। तो ये भारत का मानचित्र यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है 68 डिग्री 7 मिनट, पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट है और पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट है। तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में भारत का देशांतरी विस्तार है। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात का गौर माता है जो 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है और सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश का किबिथु है जो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। और इसी तरह से आप देशांतरी अंतर को भी घटा करके निकाल सकते हैं। 97 डिग्री 25 मिनट में 68 डिग्री 7 मिनट घटाएंगे तो इसका अंतर आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं भारत का जो अक्षांशीय अंतर है वो भी 29 डिग्री है और जो देशांतरी अंतर है वो भी 29 डिग्री है। इस प्रकार से भारत की आकृति कैसी है? भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। इसके बाद दोस्तों अगली महत्वपूर्ण बात आती है, यहाँ पर भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई तथा पूरब से पश्चिम की ओर चौड़ाई कितनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं भारत की जो लंबाई है यहाँ पर इंदिरा काल से लेकर के लद्दाख में स्थित इंदिरा काल से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी में स्थित कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर भारत की लंबाई है। और इसी तरह से भारत की पूरब से पश्चिम की ओर जो चौड़ाई है वो कितनी है? 2933 किलोमीटर है। तो इस लंबाई और चौड़ाई को आपको अच्छी प्रकार से याद रखना है क्योंकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। भारत के सामान्य भूगोल के अंतर्गत बहुत कठिन प्रश्न आपसे पूछे नहीं जाएंगे, किंतु जो सामान्य प्रश्न हैं उनकी जानकारी आपको होना चाहिए। यदि आप अच्छे प्रकार से ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो भूगोल का कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। इसके बाद दोस्तों अगली महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर आप देख रहे हैं भारत के सबसे उत्तर में इंदिरा काल व सबसे दक्षिण में इंदिरा पॉइंट स्थित है। इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट व पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इसी को ला ही चिंग के नाम से जाना जाता है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है तो आप इसका आंसर दोगे कन्याकुमारी। और यदि संपूर्ण भूमि का अक्षांशीय सबसे दक्षिणी बिंदु पूछता है तो इसका आंसर आप दोगे इंदिरा पॉइंट। इसके बाद भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है तथा सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता गुजरात में स्थित है। तो दोस्तों भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल लद्दाख में स्थित है। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु तमिलनाडु में कन्याकुमारी स्थित है। इसके बाद भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में गौर माता है और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबिथु है। इसके बाद भारत की बात करते हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ पर नोट करना चाहिए था, महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर नोट। इसमें नोट के अंतर्गत हम 3 बातों का यहाँ पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, भारत उष्ण तथा शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, भारत निम्न अक्षांशों में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं, यदि मैं आपसे पहला पॉइंट है भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यदि मैं आपसे पूछूं कि भारत कहाँ स्थित है तो आप कहोगे भारत पूरे ब्रह्मांड में स्थित है। तो आपका आंसर सही तो है किंतु एग्जैक्ट नहीं है।
ऐसे ही यदि आपसे पूछा जाए भारत कहाँ स्थित है, थोड़ा सा और आप सही कहोगे और बोलोगे भारत सौरमंडल में स्थित है। किंतु सौरमंडल में कई ग्रह आते हैं, फिर मैं आपसे पूछूं भारत कहाँ स्थित है, आप कहोगे पृथ्वी में स्थित है। और पृथ्वी को एक मॉडल के रूप में दिखाया जाता है और इस प्रकार से हम पूरे ग्लोब में, जिसको ग्लोब कहा जाता है, पूरे ग्लोब में पूरी भारत को कहाँ ढूंढते फिरेंगे। इस प्रकार से दोस्तों 0 डिग्री की जो अक्षांश रेखा होती है इसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। यह ग्लोब को 2 बराबर भागों में उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। अभी भारत की अक्षांशीय स्थिति के बारे में आपने अध्ययन किया था कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इस प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध से भारत का कोई लेना देना नहीं है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ये जो भूमध्य रेखा है ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसको भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा या फिर 0 डिग्री की अक्षांश रेखा कहा जाता है। इस रेखा के उत्तरी भाग में 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। 90 अक्षांश रेखाएं, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, नॉर्थ पोल, और ये हो जाता है साउथ पोल। दक्षिणी भाग में भी 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। इस प्रकार से अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 होती है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, 180 होती है। तो आपको सामान्य जानकारी यही है कि ग्लोब में जो पड़ी रेखाएं होती हैं उनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं, इनकी संख्या 180 होती है। ग्लोब में जो खड़ी रेखाएं होती हैं इनकी संख्या 360 होती है, इनको देशांतर रेखाएं कहा जाता है। तो 0 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में भारत स्थित नहीं है, तो अब आप कहोगे भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो हम पूरे भारत को उत्तरी गोलार्ध में कहाँ ढूंढते रहेंगे। इस प्रकार से अगर और भी हम देखें तो 0 डिग्री की जो देशांतर रेखा है इसको ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, तो भारत पश्चिमी गोलार्ध में स्थित नहीं है, पश्चिमी गोलार्ध से भारत का कोई लेना देना नहीं है, भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इस प्रकार से यहाँ पर आपने देखा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और यहाँ पर आपने देखा भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इस प्रकार से दोस्तों भारत की जो स्थित है, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इस प्रकार से यदि अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो अब आप आराम से सॉल्व कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर अब आप देख रहे हैं जो भारत की अक्षांशीय स्थिति मैंने अभी आपको पढ़ाया था उसमें बताया था कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच में स्थित है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है और इधर उत्तरी अक्षांश होंगे और इधर दक्षिणी अक्षांश। दक्षिणी अक्षांश में भारत नहीं है, दक्षिण अक्षांश से अपना कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर भारत के नीचे आप देखोगे 1 2 3 4 5 6, तो अगर संपूर्ण भूमि की अक्षांशीय विस्तार की मैं बात करूं तो भारत का संपूर्ण भूमि का अक्षांशीय विस्तार ग्रेट निकोबार से शुरू होकर के यानी कि 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर के यहाँ पर 6 डिग्री 4 मिनट है, 6 डिग्री 4 मिनट है और यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर में 37 डिग्री 4 मिनट तक है। तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच में भारत का अक्षांशीय विस्तार है। इसी तरह से यदि देशांतरी विस्तार की हम बात करें तो मैंने बताया था भारत पश्चिमी देशांतर में नहीं है, तो पश्चिमी गोलार्ध से भारत का कोई मतलब नहीं है, भारत पूर्वी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं गुजरात वाला जो भाग है ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है और ये अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार है। तो ये रही दोस्तों भारत की अक्षांशीय एवं देशांतरी स्थिति। इस प्रकार से आपको याद करना नहीं है, समझ लेना है भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यदि आपको प्रश्न पूछ लेता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, भारत ऑप्शन में दे दे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध, तो इसका आंसर होगा भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एक और महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है
वो भूमध्य रेखा से, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। यहाँ से लेकर के भारत उत्तर में 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो भारत का जो सबसे अंतिम दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण बात थी, भारत उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। दोस्तों, यूनानी विद्वानों ने यहाँ पर जलवायु के आधार पर, तापमान के आधार पर यहाँ पर भारत को 3 भागों में यहाँ पर बांटा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 0 डिग्री की अक्षांश रेखा जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, इसके उत्तर में 23 से ही 1/2 डिग्री की जो उत्तरी अक्षांश रेखा होती है इसको कर्क रेखा कहते हैं, और दक्षिण में 23 से ही 1/2 डिग्री की जो दक्षिणी अक्षांश रेखा होती है इसको मकर रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारत विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है या फिर विषुवत रेखा के दक्षिण में। तो इसका तो आप अच्छी प्रकार से बता सकते हैं, भारत विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कितने डिग्री की अक्षांश रेखा को कर्क रेखा और कितने डिग्री की अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। तो 23.5 डिग्री की जो उत्तरी अक्षांश रेखा है उसको कर्क रेखा एवं 23.5 डिग्री की जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है इसको मकर रेखा कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिका वृत्त। यहाँ पर कौन सा वृत्त है? अंटार्कटिका, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, अंटार्कटिका वृत्त। ठीक है, तो 66 से ही 1/2 डिग्री की जो उत्तरी अक्षांश रेखा है इसको क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त कहते हैं इसको। और इसके बाद 66 से ही 1/2 डिग्री की जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है इसको अंटार्कटिका वृत्त कहा जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो भारत कर्क एवं मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है इसको कहते हैं उष्ण कटिबंध, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तापमान हमेशा ऊंचा रहता है, इसलिए इसको उष्ण कटिबंध कहा जाता है। और सबसे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। यहाँ पर 66 से ही 1/2 या 23 से ही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 66 से ही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में जो क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 66 से ही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र होता है इसको दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। इसके बाद 66 से ही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 90 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है इसको शीत कटिबंध कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, साल भर बर्फ पड़ी रहती है। इसी तरह से 66 से ही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा से लेकर के 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में, ध्रुवों के बीच में जो क्षेत्र होता है इसको शीत कटिबंध कहा जाता है। नाम से इसका आप पहचान सकते हैं, यहाँ पर साल भर तापमान ऊंचा रहता है इसलिए इसको उष्ण कटिबंध, और ये उष्ण और शीतोष्ण के बीच, उष्ण एवं शीत के बीच में जो क्षेत्र है इसको शीतोष्ण कटिबंध, क्योंकि यहाँ पर शीत और उष्ण के बीच में स्थित है, और ये भी शीतोष्ण कटिबंध हो गया। इसके बाद शीतोष्ण कटिबंध के उत्तर में ये पूरा इसको क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त से लेकर के 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसको शीत कटिबंध, और दक्षिण में भी इसको शीत कटिबंध कहा जाता है। तो भारत उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। यहाँ पर आप देख रहे थे जो भारत का विस्तार था, भारत 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांशों से लेकर के, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर 6 डिग्री भूमध्य रेखा के ऊपर है, 6 डिग्री यहाँ से यदि शुरू होता है से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच में स्थित है। तो यहाँ पर 23 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पर भारत का विस्तार कहाँ तक है? 37 डिग्री तक है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जो दक्षिण का क्षेत्र है ये कहाँ है? ये उष्ण कटिबंध में। कहाँ है? उष्ण कटिबंध में। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि कर्क रेखा के
जो उत्तर में क्षेत्र पाया जाता है इसको क्या कहा जाता है? शीतोष्ण कटिबंध। इस प्रकार से भारत उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। लेकिन भारत स्थित तो शीतोष्ण कटिबंध में है, उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंध में, लेकिन यहाँ की जो जलवायु है इसको उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा जाता है। यदि आपसे प्रश्न पूछता है भारत की जलवायु कैसी है, तो आप कहोगे भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, क्योंकि जो यहाँ पर हिमालय पर्वत की स्थिति है, भारत के उत्तरी भाग में यहाँ पर हिमालय पर्वत स्थित है, जो ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु नहीं होने देता है। भारत की जलवायु उष्ण बनी रहती है। हिमालय पर्वत की स्थिति के कारण उत्तरी भाग से जो शीत लहरें आती हैं, ठंडी हवाएं आती हैं, वो रुक जाती हैं। हिमालय पर्वत उनको रोक करके उत्तर की तरफ लौटा देता है, और इस प्रकार से भारत की जो जलवायु है उष्ण बनी रहती है। तो भारत स्थित तो उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंध में है, किंतु जो भारत की जलवायु है वो शीतोष्ण नहीं है। भारत की जलवायु उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधी भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कही जाती है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात है, भारत निम्न अक्षांशों में स्थित है। तो दोस्तों जो यूनानी विद्वान है, 0 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है इसके उत्तर में 45 डिग्री 1/2 उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिण में 45 से ही 1/2 दक्षिणी अक्षांश के बीच में जो क्षेत्र पाया जाता है इसको ये क्या कहते हैं? निम्न अक्षांश। और भारत कहाँ स्थित है? इन्हीं अक्षांशों के बीच में स्थित है, इसलिए कहा जाता है भारत निम्न अक्षांशों में स्थित है। इसी तरह से 45 सही 1/2 डिग्री का जो के उत्तर में जो क्षेत्र है इसको उच्च अक्षांश कहा जाता है, और इसी तरह से 45 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों से लेकर के 90 डिग्री के बीच में दक्षिण में जो क्षेत्र है इसको भी उच्च अक्षांश कहा जाता है। इस प्रकार से भारत निम्न अक्षांशों में स्थित है। एक और डिवाइडेशन है, यूनानी विद्वान जो है 30-30 डिग्री के अंतर पर बांटते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में जो क्षेत्र होता है इसको कहा जाता है निम्न अक्षांश। इसके बाद 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में जो क्षेत्र होता है इसको मध्य अक्षांश, ऐसे ही दक्षिण में भी मध्य अक्षांश, और 60 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में जो क्षेत्र है, चाहे उत्तर में हो इसको भी उच्च अक्षांश कहते हैं, और दक्षिण में भी हो तो इसको भी उच्च अक्षांश कहते हैं। इस प्रकार से भारत निम्न अक्षांशों में स्थित है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं विषुवत रेखा पर 2 देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है विषुवत रेखा पर 2 देशांतरों के बीच की जो दूरी है इसको क्या कहा जाता है? गोरे। यहाँ पर ये विषुवत रेखा है, यहाँ पर देशांतर आप खींच देंगे। ये 180 डिग्री की जो देशांतर रेखा है इसको ग्रीनविच रेखा कहते हैं, क्योंकि यह लंदन की ग्रीनविच शहर से होकर के गुजरती है, और 2 देशांतरों के बीच में जो क्षेत्र होता है इसको क्या कहा जाता है? गोरे। तो हमने अभी बताया था अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 होती है और देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। अक्षांश रेखाएं बड़ी होती हैं, 0 डिग्री के भूमध्य रेखा के उत्तर में 90 अक्षांश रेखाएं, इसी तरह से भूमध्य रेखा के दक्षिण में 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं, इनकी संख्या 180 रहती है। जो ग्लोब पर खड़ी रेखाएं खींची रहती हैं इनको देशांतर रेखाएं कहा जाता है। 0 डिग्री की जो ग्रीनविच रेखा है इसके पूर्व में इनकी संख्या 180 व पश्चिम में भी इनकी संख्या 180 होती है। इस प्रकार से देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। 2 देशांतरों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर 111.32 तथा ध्रुवों पर इनकी दूरी कम होती है, क्योंकि जो देशांतर रेखाएं हैं वह सीधी न होकर के इस प्रकार से ग्लोब है, मान लीजिए, और ग्लोब पर जो देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं वो ऐसे ऐसे करके वक्राकार रूप में खींची जाती हैं, वक्राकार रूप में खींची जाती हैं, और ये भूमध्य रेखा है। तो आप देख रहे हैं
भूमध्य रेखा के पास इनकी दो देशांतरों के बीच की दूरी ज़्यादा होती है और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं दो देशांतरों के बीच की दूरी कम होती जाती है। तो दो देशांतरों के बीच की जो दूरी है इसको गोरे कहा जाता है। भूमध्य रेखा पर इसकी लंबाई चौड़ाई सबसे अधिक होती है 111.32 किलोमीटर और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं यह जो है दूरी कम होती जाती है क्योंकि सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर आपस में मिल जाती हैं। इसके बाद दोस्तों दो अक्षांशों के मध्य की जो दूरी है उसको कटिबंध कहा जाता है। यहाँ पर ग्लोब है, ये मान लीजिए ग्लोब है, ये ग्लोब है और यहाँ पर ये अक्षांश रेखाएं हैं, उत्तर में 180 रहेंगी और दक्षिण में ऐसे ही 180 रहेंगी। तो इनको दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी है इसको क्या कहते हैं, इसको कटिबंध कहा जाता है और इनकी दूरी बराबर होती है जिसकी दूरी है 111.13 किलोमीटर। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमती है जिसे पृथ्वी की दैनिक गति कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।